माय चैनल। मैं हूं पीयूष और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का पार्ट 2। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी था, बैटल ऑफ बक्सर था, फिर उसके बाद आया है एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। ओके, तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ, 1773 में कंपनी ने एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जिसके वजह से जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बन गया। और जो गवर्नर जनरल है उसके हाथ में ही सुप्रीम पावर है, वो जो चाहे वैसा कर सकता है, सुप्रीम पावर उसके हाथ में ही है। ओके, पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ओके, उनके टेन्योर में मतलब कि जब तक वो राज कर रहे थे तब तक फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था और सेकेंड मैसूर वॉर। ओके, ये दो वॉर्स हुए थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे दो दो फोर्सेस का सामना करना पड़ रहा था, वो भी एक साथ। दो फोर्सेस कौन थे, तो वो मराठास और सेकेंड मैसूर वॉर में जो राजा थे मतलब के हैदर अली ऑफ मैसूर, तो इन दोनों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, हेस्टिंग्स को हटा दिया और कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना दिया। अब जब ये गवर्नर जनरल बने तो क्या हुआ, थर्ड मैसूर वॉर हुआ। किसके साथ, तो टिप्पू सुल्तान के साथ। लेकिन टिप्पू सुल्तान बहुत पावरफुल थे, टिप्पू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। ओके, तो कंपनी ने क्या किया, मराठास और निजाम के साथ उन्होंने हैंड्स ज्वाइन किए और तीनों ने साथ में मिलकर टिप्पू सुल्तान को हराया। ओके, तो ये कब हुआ था, कॉर्नवालिस के राज में। फिर उसके बाद सर जॉन शोर। अब ये जो गवर्नर जनरल थे उनमें मतलब इतना कुछ दम नहीं था, वो इतने टाइम तक नहीं टिक पाए। क्यों, क्योंकि उन्होंने कुछ रिजिड पॉलिसीज रखी थी जिसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा था। ओके, तो इसलिए उन्हें बहुत ही कम टाइम में गवर्नर जनरल की पोस्ट से हटा दिया गया। फिर सर जॉन शोर के बाद फोर्थ नंबर पे जो गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, अब इन्होंने क्या किया, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसे स्वीट पॉइजन भी कहा जा सकता है, जिसे स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो गवर्नर जनरल है मतलब के हेस्टिंग कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, वो वापस इंडिया आए। ओके, पहले यहां से उन्हें गवर्नर जनरल की पोस्ट से हटा दिया गया, फिर वो वापस आए। ओके, उन्होंने क्या किया, नेपाल के साथ बैटल की। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने पिंधारास के साथ बैटल की, ऐसे कुछ बैटल्स की उन्होंने। ओके, फिर उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे जो बने गवर्नर जनरल वो थे विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक को लिबरल गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। उनके टाइम में कुछ एविल प्रैक्टिसेस थी जैसे कि सती सिस्टम है, फिर विडो रीमैरिज है, वो सब जो प्रथाएं पहले से चलती आ रही थी, तो विलियम बेंटिंक ने उन्हें अवॉइड करवाया। ओके, उन्हें लीगली क्राइम साबित किया। फिर उसके बाद विलियम बेंटिंक के बाद डेलहाउसी आते हैं। ओके, अब डेलहाउसी के राज में क्या हुआ, जो रेलवेज आज हम यूज करते हैं, तो पहली रेलवे उनके टाइम पे बनी थी। कहां, तो मुंबई और ठाणे के बीच में। कब, 1853 एडी में। ओके, और डेलहाउसी ने और एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। उसके हिसाब से अगर किसी राजा का कोई लीगल बेटा या बेटी नहीं है तो उसके मरने के बाद जो उसका राज्य है वो ब्रिटिशर्स के हाथों में आ जाएगा। ओके, मतलब अगर कोई लीगल हेयर, HEIR, लीगल हेयर या लीगल हेयर मतलब के कोई लीगल चाइल्ड नहीं है तो राजा के मरने के बाद वो पूरा राज्य किसके हाथ में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के हाथों में। ओके, तो ये था डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। इसके बारे में भी हम
कुछ ही देर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली मतलब कौन? फोर्थ गवर्नर जनरल। ओके, तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। अगर कोई स्टेट इस सिस्टम को एक्सेप्ट करता है तो उसे ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने होंगे। ओके, पहला है आर्मी ट्रेन्ड बाय द कंपनी। अब वो जो अगर कोई स्टेट, सपोज कोई एक किंगडम अगर सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करता है तो वहां की जो आर्मी होगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ट्रेन करके वहां पे भेजेगी। ओके, वो राजा खुद अपनी आर्मी नहीं चुन सकता, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे आर्मी प्रोवाइड करेगी वही आर्मी। ओके, फिर उसके बाद प्रोवाइड फैसिलिटीज टू आर्मी और प्रोविंसेस टू ब्रिटिश, और उसके बदले में राजा को कोई भी एक काम करना होगा, वो भी दो काम में से। पहला काम, जो एम्प्लॉइज है मतलब कि जो आर्मी है उसे सैलरी प्रोवाइड करे, फूड प्रोवाइड करे, जो भी जरूरत है वो सब प्रोवाइड करे। या तो दूसरा ये कि ब्रिटिशर्स को अपने प्रोविंसेस दे दे जो कि इनकम में टोटली इक्वल हो। ओके, मतलब अपने राज्य में से कुछ गांव या कुछ जो भी सिटीज है वो ब्रिटिशर्स को सौंप दे। ओके, फिर थर्ड है परमिशन नीडेड फॉर वॉर और ट्रीटेड। ट्रीटी मतलब कि एग्रीमेंट होता है। अब तीसरे कंडीशन में क्या बोला गया है कि अगर कोई स्टेट दूसरे स्टेट के साथ वॉर करना चाहता है और उसने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना ना तो वो वॉर कर सकता है ना तो वो किसी के साथ एग्रीमेंट साइन कर सकता है। उसके लिए भी उसे कंपनी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट असेंबली, जो राज दरबार होता है वहां पे कोई भी एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कोई भी एक ब्रिटिशर वहां पे मौजूद होना चाहिए। फिर उसके बाद अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड मतलब अगर ये ट्रीटी अगर कोई स्टेट एक्सेप्ट करता है तो कोई भी फॉरेनर ब्रिटिशर्स के अलावा, जैसे पोर्चुगीज हो गए, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, ये सब जो भी फॉरेनर्स है, किसी भी दूसरे फॉरेनर को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। ओके, फिर ये जो पूरा आपने सिस्टम देखा उसे हम स्वीट पॉइजन भी बोलते हैं। स्वीट पॉइजन क्यों? अब जैसे यहाँ पे एक जो 4 टर्म्स एंड कंडीशन थी कि एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव राज दरबार में होना चाहिए। अब वहां क्या होता है, मेनली वहां पे जो राजा है अपने जो मंत्री है या बाकी के जो वहां पे हेल्पर्स बैठे होते हैं उनसे डिस्कस करता है कि आगे उन्हें अपने किंगडम को कैसे बढ़ाना है या किसी भी स्टेट के साथ वॉर कैसे करनी है। तो ये सब आइडियाज अगर कोई वहां पे इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है तो वो सुनकर कंपनी तक मैसेज पहुंचाएगा। तो जो सीक्रेट रहना चाहिए वो सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और अगर वो स्टेट कुछ भी करना चाहता है तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही पता चल जाएगा और उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर लेगी। ओके, तो इसे स्वीट पॉइजन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद वेलेस्ली ने टिप्पू सुल्तान को भी ये सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए कहा था, वो भी जबरदस्ती। ओके, लेकिन टिप्पू सुल्तान ने ये सिस्टम एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? टिप्पू सुल्तान और कंपनी के बीच में वॉर हुई, लेकिन टिप्पू सुल्तान जैसे कि हमने पहले देखा था बहुत पावरफुल है, तो कंपनी को निजाम की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी। तो कंपनी ने निजाम के साथ मिलकर टिप्पू सुल्तान के साथ वॉर किया, जिसे हम 4th मैसूर वॉर कहते हैं। ये कब हुआ था? 1799 में। ओके, इसमें क्या हुआ, टिप्पू सुल्तान की डेथ हो गई। मतलब फिर उसके स्टेट में कोई भी अगर राजा आया
तो उसे ये सिस्टम एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो कौन कौन से प्रोविंसेस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के विक्टिम्स बने थे? तो वो है निजाम, मैसूर, गायकवाड़, अवध, सिंधिया, भोसले एंड होलकर। ये 7 प्रोविंसेस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के विक्टिम्स बने थे। ये वन लाइन आंसर में आपको आ सकता है, इसलिए ये जो 7 प्रोविंसेस है वो आपको याद रखने हैं। ओके, तो अब हम करने वाले हैं डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ओके, डेलहाउसी गवर्नर जनरल कब बने? तो 1848 में। अब डेलहाउसी इंपीरियलिस्ट भी थे तो रिफॉर्मिस्ट भी थे। इंपीरियलिस्ट मतलब वो जो अपना किंगडम फैलाना चाहता हो, वॉर के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू अपना जो किंगडम है उसे एक्सपैंड करना चाहता हो, उसे हम कहते हैं इंपीरियलिस्ट। और रिफॉर्मिस्ट मतलब के जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे कि किसी भी चीज को करने का तरीका, उसकी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद कुछ चेंजेस, ये सब उस तरह करना कि लोगों को भी बेनिफिट हो और किंग को भी बेनिफिट हो, तो उसे कहते हैं रिफॉर्मिस्ट। फर्स्ट रेलवे बनी थी डेलहाउसी के टाइम पे। फर्स्ट रेलवे कब? 1853 में, बिटवीन मुंबई एंड थाने, जैसा कि मैंने पहले बताया था। फिर उसके बाद वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला वायरलेस सिस्टम बना था। कब? जब डेलहाउसी का राज था तब। फिर उसके बाद उन्होंने चाइल्ड मैरिज को बैन करवाया और विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। ओके, चाइल्ड मैरिज को बैन किया, विडो रीमैरिज मतलब अगर कोई विधवा रीमैरिज फिर से मैरिज करना चाहती है तो वो कर सकती है। ओके, फिर कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से रीजंस के वजह से डेलहाउसी के कब्जे में आए वो हम देखते हैं। बाय वॉर, अब जंग करके अगर डेलहाउसी जीतता है तो उसने कौन से प्रोविंसेस अपने अंडर लिए? तो वो पंजाब को भी वॉर की मदद से जीता, और पेगू मतलब म्यांमार साइड हो गया, म्यांमार का जो लोअर हिस्सा होता है वहां पे आता है। ओके, फिर उसके बाद डेथ विदाउट हेयर मतलब कि जो राजा बिना किसी लीगल चाइल्ड के मर गया हो वो। तो वो कौन कौन सी प्लेसेस पे? सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत एंड नागपुर। ओके, मिसमैनेजमेंट की वजह से, मतलब के मैनेजमेंट वहां पे अच्छा नहीं था। कहां पे? अवध, इसलिए वो डेलहाउसी ने ले लिया। ओके, फिर डेप्ट कलेक्शन, किसी भी स्टेट का डेप्ट बाकी हो, ओके, तो वो कौन सा स्टेट था? निजाम प्रोविंस। निजाम ने डेप्ट पे नहीं किया था, इसलिए उसका जो किंगडम है वो डेलहाउसी के पास चला गया। ओके, फिर नेम से रूल मतलब सिर्फ नाम के लिए रूल हो रहा है, नाम के लिए बोल रहे कि किंगडम है, राजा वहां बैठा है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स थे, यहाँ प्रोविंसेस थे? कर्नाटक एंड तंजौर। ओके, तो ये था कि कौन कौन से रीजंस की वजह से जो भी प्रोविंसेस है वो डेलहाउसी के कब्जे में आ गए। ओके, सो गाइस, अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है इकोनॉमिक इंपैक्ट एंड सोशल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, इकोनॉमिक इंपैक्ट मतलब के इकोनॉमिक मतलब के पैसों के रिलेटेड। ओके, तो इंडिया कितना रिच बना है, कितना पुअर हुआ वो देखेंगे। अब बंगाल जो था वो पहले सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता था। ओके, लेकिन जब से ड्यूअल पावर पॉलिसी यानी कि द्विमुखी शासन सिस्टम आया तब से बंगाल का ये सब जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो बंद हो गया। अब ड्यूअल पावर पॉलिसी क्या है वो मैं अभी बताता हूं। ड्यूअल पावर पॉलिसी मतलब कि जो ब्रिटिशर्स है वो जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करेंगे। रेवेन्यू मतलब जो भी इनकम आती है, टैक्स होता है, फिर अलग अलग कुछ टाइप के टैक्सेस होते हैं, वो ब्रिटिशर्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन जो राजा है वो सिर्फ और सिर्फ पीपल मतलब उसकी जो प्रजा है उसके वेलफेयर के बारे में सोचेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या
राजा को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली लेकिन राजा के पास पावर नहीं थी, और ब्रिटिशर्स को पावर मिली लेकिन उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो इसकी वजह से जो मैनेजमेंट है वो पूरा ऊपर नीचे हो गया। फिर उसके बाद अनफेयर टैक्सेस मेड इंडियंस पुअर, मतलब के जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा टैक्स रखते थे, ओके, बहुत ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते थे वो इंडियंस से, जिसकी वजह से इंडियंस जो है वो पुअर हो गए। फिर उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड, जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी जो रॉ मटेरियल्स या कुछ भी प्रोवाइड करती थी वो इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गई, मतलब कि बंद हो गई। बंगाली वीवर्स, बंगाल में जो वीवर्स थे, वीवर्स मतलब जो कपड़े सीलते हैं वो, उन्हें जबरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन करने को कहा कि वो बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अमाउंट के कपड़े सील के ब्रिटिशर्स को देंगे, ओके। ऐसा मतलब फ्यूचर में भी चलता रहेगा। और अगर किसी वीवर ने इस ट्रीटी को या इस एग्रीमेंट को रिफ्यूज किया तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। कैसे? लैश्ड और जेल्ड। लैश्ड मतलब के जो हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उन्हें चाबुक से मारा जाता था या पीटा जाता था वैसे, और जेल्ड या तो फिर उन्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दे देंगे। इसके बाद इंडियंस बिकेम डिपेंडेंट एंड पुअर। अब ब्रिटिश रूल नहीं था तो जो इंडियंस थे वो अपनी मर्जी के मालिक थे, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो किंग्स थे वो भी इंडियन ही थे और वो इंडियन प्रजा के जो भी फीलिंग्स है उन्हें समझते थे, ओके। लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो इंडियंस को ब्रिटिशर्स पे डिपेंड होना पड़ा अपनी इनकम के लिए, अपनी लाइफस्टाइल के लिए ब्रिटिशर्स पे डिपेंड होना पड़ा और वो पुअर बन गए, ओके। तो ये था इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अब हम पढ़ते हैं सोशल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सोशल इंपैक्ट मतलब के सोशली अगर हम देखें तो इंडिया में क्या इंपैक्ट पड़ा, सोसाइटी में क्या इंपैक्ट पड़ा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट। अब जब ब्रिटिश रूल आया तब लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की फ्रीडम मिली। किसके थ्रू? न्यूज़पेपर्स के थ्रू। न्यूज़पेपर्स में जो सपोज न्यूज़पेपर्स भी अलग अलग लैंग्वेज में होते हैं। अब ब्रिटिशर्स को हिंदी बोलना तो आती थी लेकिन हिंदी वो पढ़ नहीं सकते थे, और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, ऐसे लोकल लैंग्वेजेस में भी न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को अपने जो थॉट्स है वो व्यक्त करने की फ्रीडम मिल गई, ओके। फिर उसके बाद सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, ये सब जो भी एविल प्रैक्टिसेस थी जो इंडिया में पहले से चलती आ रही थी वो ब्रिटिशर्स जब आए उसके बाद एबॉलिश हो गई। एबॉलिश मतलब के खत्म हो गई, ओके। सती प्रैक्टिस मतलब के सपोज अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो उसकी वाइफ है उसे भी हस्बैंड की चिता के साथ जला दिया जाता है, वो है सती प्रैक्टिस। फिर उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब के अगर सपोज कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, ओके, और अगर पता चल जाता है कि उसके पेट में एक गर्ल है तो क्या होता है, उसके पैदा होने से पहले ही उसे मार दिया जाता है किसी दवाई के थ्रू या कोई और चीज यूज करके, कोई और मेडिसिन यूज करके उसे मार दिया जाता है, उसे कहते हैं हम फीमेल इन्फेंटिसाइड, ओके। फिर चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज मतलब के सपोज 4-5 साल का बच्चा है उसकी भी शादी हो जाया करती थी पहले, तो 4-5 साल का 8-9 साल का बच्चा हो गया मतलब उसकी बस शादी करवा देते थे, ओके। तो ये था चाइल्ड मैरिज। फिर उसके बाद और एक प्रैक्टिस आती है दूध पीती। दूध पीती में क्या होता था, सपोज अगर कोई गर्ल बॉर्न होती है, ओके, अगर कोई गर्ल बॉर्न होती है तो क्या किया जाता है, उसे लेके गर्म दूध में डाल दिया जाता है, उबलते हुए दूध में उसे डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। ये भी दूध पीती थी, वो भी कब, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो एबॉलिश हो गई। ये सारी एविल प्रैक्टिसेस ब्रिटिशर्स के टाइम पे
एबॉलिश हो गई। फिर उनके टाइम पे बहुत सारे रिवॉल्यूशनिस्ट भी थे, जैसे कि राजा राममोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, इन सब ने मिलके प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ? ये एविल प्रैक्टिसेस के खिलाफ। ओके, उसके बाद लास्ट इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का भी बहुत बढ़ावा हुआ। ओके, जो इंग्लिश एजुकेशन था वो इंडिया के लिए कुछ न्यू था, इंडिया को इंग्लिश पढ़ने के लिए मिल रहा था। किसकी वजह से? लॉर्ड मैकॉले की वजह से। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन उसके बाद भी हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ओके, तो हमारी स्टार्टिंग कहां से हुई थी? डिस्कवरी ऑफ सी रूट से। डिस्कवरी ऑफ सी रूट क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल बंद हो गया, तो यूरोपियंस का आना जाना बंद हो गया इंडिया तक का। लेकिन जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि सिल्क है, कॉटन है, ऐसे कुछ और रॉ मटेरियल्स है जिनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी, तो हुआ क्या? यूरोपियंस को दूसरा सी रूट ढूंढना पड़ा। सबसे पहले कौन थे? प्रिंस हेनरी। उन्होंने अपने सेलर्स को इकोनॉमिकली भी हेल्प की और शिप वगैरह अरेंज करके दिया ताकि वो सी रूट ढूंढ पाए। सबसे पहले सेलर बार्थोलोम्यू डियाज, उन्होंने क्या किया था? केप ऑफ गुड होप ढूंढा था। ओके, फिर उसके बाद थे क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने ढूंढा तो वेस्ट इंडीज था, लेकिन उन्हें पूरी जिंदगी यही लगता रहा कि उन्होंने इंडिया को डिस्कवर कर लिया है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं वास्को डा गामा, जो कि एक पोर्टुगीज थे और सक्सेसफुल रहे थे इंडिया तक का सी रूट ढूंढने में। कब ढूंढा था उन्होंने? 1498 में। 1498 में कैलिकट नाम के पोर्ट पे वो लैंड हुए थे। वहां पे किंग ज़ैमोरिन ने उनका स्वागत किया था। अब सी रूट तो मिल गया, अब जो दूसरे यूरोपियंस थे उन्होंने भी वही सेम सी रूट अपना के इंडिया में ट्रेड करने का सोचा। तो वैसे ही पोर्टुगीज के बाद फ्रेंच, डच, डेनिश बहुत सारे आते रहे। ओके, पहला ब्रिटिश शिप कब उतरा था? 1600 में सूरत में। कैप्टन कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ओके, फिर उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी हुआ। बैटल ऑफ प्लेसी कब? 23rd of June 1757। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। कब? तो 22nd of October। बैटल ऑफ प्लेसी किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच में। बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम ने किसके साथ हाथ मिलाया था? नवाब ऑफ ओध एंड मुगल एम्परर शाह आलम के साथ ज्वाइन हुए थे वो, और ये यूनाइटेड आर्मी और कंपनी के बीच में वॉर हुआ था। कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, सेकंड कॉर्नवेलिस, थर्ड जॉन शोर, फोर्थ वेलेस्ली, फिफ्थ फिर से वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया में आए और वही गवर्नर जनरल बने। फिर उसके बाद सिक्स्थ विलियम बेंटिंग, जो कि थे लिबरल गवर्नर जनरल। सेवेंथ डलहौसी। फिर उसके बाद सोशल इंपैक्ट एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। गाइस, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको बेल बटन दिखेगा, उसे भी टैप कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की डे टू डे नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप नॉन स्टॉप पढ़ते रहे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।